रात के खाने के बाद मैं छत पर टहल रहा था और आशु में आए बदलावों के बारे में सोच रहा था। तभी वहां आशु चुपचाप आकर खड़ी हो गई, नजरें झुकी हुई, हाथ बांधे वो जैसे अपने जुर्म का इकरार कर रही हो। बचपन में जब भी उससे कोई गलती हो जाती थी तो वो इसी तरह खड़ी हो जाती थी और उस समय जब तक मैं उसे गले लगाकर माफ न कर दूं उसके दिल को चैन नहीं आता था। आशु, तू ये सब क्यों कर रही है? खुद पर काबू रखना सीख प्लीज, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, जिसे देख उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। इस बात की परवाह किए बिना कि हम घर पर हैं और कोई हमें देख लेगा, मैंने आशु को कसकर अपने गले लगा लिया। मेरी बाहों में आते ही वो टूट के सुबकने लगी और बोली, जानू, मैं क्या करूं? मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हम एक शहर में होकर भी कभी दिल भर के मिल नहीं पाते। हमेशा हॉस्टल की घंटी या कोई साथ न देखने वाला डर हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देता। आप जी तोड़ कोशिश करते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा साथ रहे, पर आपको अपनी नौकरी भी देखनी है। आप जब भी मिलते हो तो वो पल मैं आपके साथ जी भर के जीना चाहती हूँ, इसलिए उन कुछ पलों में मैं सारी हदें तोड़ देती हूँ। जन्मदिन वाले दिन के बाद से तो आपके बिना एक पल को भी चैन नहीं आता। रात रात भर तकिए को खुद से चिपकाए सोती हूँ। प्लीज प्लीज हम अभी क्यों नहीं भाग जाते? मैं आपके साथ एक पेड़ के नीचे रह लूंगी, पर अब और आपसे दूर नहीं रहा जाता। उसकी बातें सुनकर उसके दिल का हाल मैं जान चुका था, पर इसको कोई इलाज नहीं था। अगर मेरा खुद के शरीर पर काबू है, इसका मतलब ये तो नहीं तो कि दूसरे का भी उस पर काबू हो। जान, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस करती हो, और यकीन मानो मेरा भी वही हाल है, पर हम दोनों को एक दूसरे पर काबू रखना होगा। हम अभी नहीं भाग सकते। बिना पैसों के हम बनारस तो क्या इस जिले के बाहर नहीं जा सकते। हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और उसके लिए खुद पर काबू रखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हम मिलना बंद कर दें, पर हमें खुद को रोकना होगा। ये किस करना, ये गले लगना, इन सब पर काबू रखना होगा। इसके आगे मेरे कुछ कहने से पहले ही आशु मुझसे अलग हो गई और सर झुकाए हुए बोली, इससे तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं। आशु की आंखें से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछने चाहे, पर वो एकदम से मुड़ी और नीचे अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ देर तक और छत पर टहलता रहा और सोचता रहा। घड़ी पर नजर डाली तो 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो आशु के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर झांका तो पाया आशु अब भी रो रही थी और अपने तकिए को अपने से चिपकाए हुए थी। पता नहीं क्यों, पर बार बार वो तकिए को चूम रही थी। शायद ये सोच रही होगी कि वो तकिया मैं हूँ। तभी उसने करवट बदली, पर इससे पहले वो मुझे देख पाती मैं दीवार की आड़ में छुप गया और वो करवट बदल के फिर से उसी तकिए को खुद से चिपकाए हुए प्यार करती रही। 15 मिनट तक मैं छुपकर उसे यूं तकिए से लिपटे रोता देखता रहा, पर मजबूर था, क्योंकि अगर कोई घरवाला देख लेता तो। मन मार के जैसे ही अपने कमरे में जाने को मुड़ा कि नीचे से ताऊ जी की आवाज आई, इतनी रात गए क्या कर रहा है? ये सुनते ही मैं हड़बड़ा गया। शुक्र है कि मैं आशु के कमरे में नहीं घुसा, वरना आज सब कुछ खत्म हो जाता। जी वो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए छत पर टहल रहा था। मेरी आवाज सुनते ही आशु उठ के बाहर आ गई और बिना कुछ बोले ही मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी उसके इस बर्ताव से चौंक गया और समझ गया कि उसे बहुत बुरा लगा है। मैं अपना इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद तनिक भी नहीं आई। घड़ियां गिन गिन कर रात गुजारी और सुबह जब चलने का समय हुआ तो आशु अब भी खामोश थी। गांव से कुछ दूर आने के बाद मैंने बाइक रोक दी और आशु को दोनों तरफ पैर करके बैठने को कहा, तो उसने मेरी ये बात भी अनसुनी कर दी। मजबूरन मुझे ऐसे ही बाइक चलानी पड़ी। ढाबे पर पहुंचकर मैंने बाइक रोकी और आशु को चाय पीने चलने को कहा, तो उसने फिर से मना कर दिया। अब मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के खींचा और उसे ढाबे में ले गया और जबरदस्ती चाय पिलाई। जान, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम जो सजा दोगी वो मंजूर है, पर प्लीज मुझसे बात करो। मैंने आशु से मिन्नतें की, पर वो कुछ नहीं बोली। हमने चुपचाप चाय पी और फिर हम वापस हाईवे पर आ गए, पर मैंने बाइक बजाए हॉस्टल की तरफ ले जाने के अपने घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचने से पहले मैंने बाइक एक मेडिकल स्टोर के पास रोकी और कुछ दवाइयां लेकर वापस आया। आपकी तबीयत खराब है? आशु ने चिंता जताते हुए पूछा। तो मैंने मुस्कुरा कर नहीं कहा और बाइक घर की तरफ घुमा दी। जैसे ही घर पहुंचकर मैंने बाइक रोकी तो आशु बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ऊपर कमरे की तरफ चलने को कहा और कमरे की चाबी भी उसे दे दी। मैंने बाइक नीचे पार्क की और घर फोन कर दिया कि हम घर पहुंच गए हैं, और साथ ही आशु के हॉस्टल में फोन कर दिया कि गांव में कुछ काम है, इसलिए मैं उसे कल हॉस्टल छोड़ दूंगा। फिर खाने की मैगी ली और सारा सामान लेकर मैं कमरे में आया।
आशु खड़ी होकर पीछे वाली खिड़की से बाहर कुछ देख रही थी। मुझे देखते ही वो बोली, मुझे हॉस्टल कब छोड़ोगे? मैंने आशु का हाथ पकड़ा और उसे खींच के पलंग के पास ले आया और बोला, आज की रात और कल की दोपहर आप मेरे साथ गुजारोगे। ये सुन के आशु बोली, क्यों? आपने कहा था ना आपका मन मेरे बिना नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इतना प्यार करूं कि आपको मेरी कमी कभी महसूस ना हो। ये सुनकर आशु ने मेरी तरफ पीठ कर दी और बोली, मैं जानती हूँ ये आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं जिसके लिए आपका मन गवाही ना देता हो। उद्धरण चिन्ह। मैंने आशु को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ा और उसके कान में फुसफुसाता हुआ बोला, दिल से कह रहा हूँ। इतना कहकर मैंने उसे गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और झुककर आशु के माथे को चूम लिया। मैं आशु को अपनी बाहों में भरकर उसे प्यार करने लगा। तभी आशु ने धीरे से मुझे खुद से दूर किया और बोली, आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैंने ना में सर हिलाया। पर एक शर्त है, वादा करो कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगी।